हमेशा शांत दिखने वाला, चुपचाप चलने वाला, एक ऐसा आदमी जो देश के लिए हर वक्त जंग मोड पर अलर्ट रहता है। लेकिन ये लड़ाई सड़क या संसद में नहीं, बल्कि परछाइयों में लड़ी जाती रही है। पर्दे के पीछे से सारा खेल तैयार करना और फिर दुश्मनों के छक्के छुड़ा देना कोई इस शख्स से सीखे। आज आपकी मुलाकात कराएंगे 80 साल के बॉन्ड जेम्स बॉन्ड से। साल 1945 उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है अजीत। किसे पता था कि ये नन्ही सी जान बड़े होकर देश के दुश्मनों का साइलेंटली खात्मा कर देगी। कौन जानता था कि बड़े होकर ये बच्चा देश के लिए उन लड़ाइयों को लड़ेगा जिसके बारे में किसी को कानो कान कोई खबर नहीं होगी। अजीत डोभाल, अब तो बस नाम ही काफी है। ये वो शख्स हैं जो नकाब में, झूठी पहचान में, परछाइयों में लड़ाई लड़ता है। वो लड़ाई जो देश के मान सम्मान के लिए है, वो लड़ाई जो देशवासियों के हित में है। आज आपको एक एक कर अजीत डोभाल के ऐसे कई किस्सों के बारे में बताएंगे जिनसे अब तक आप अनजान रहे होंगे। बाईस साल की उम्र में यूपीएससी निकाल देने वाले और आईपीएस बनने वाले अजीत डोभाल के लिए मंजिल बस इतनी भर नहीं थी, बल्कि अभी तो बहुत कुछ जिंदगी में देखना था, करना था और इतिहास रचना था। तो सबसे पहला पड़ाव आया 1971 में। बात केरल की है। केरल में दंगे फूट चुके थे। दंगाइयों के सामने पुलिस के हाथ पैर फूल रहे थे, लेकिन तभी एंट्री होती है एक दुबले पतले से लड़के की, जिसके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी और ये लड़का अकेले अपने दम पर दंगाइयों की भीड़ में घुस गया। ये उन दंगाइयों से क्या बोला, क्या समझाया, क्या किया, एक हफ्ते के अंदर अंदर इलाके में शांति लौट आ गई। दबी जुबान में लोग पूछते हैं ये था कौन? तो फिर लोग बोलते हैं नाम याद रखना, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल की सोच और समझ ऐसी थी कि कभी सिक्किम में दिखाई देते तो कभी पाकिस्तान में। जब जहां जैसी जरूरत हो अजीत को मिशन पर भेज दिया जाता। सिक्किम को भारत में मिलाना था तो डोभाल को भेजा गया। न टैंक न बम, केवल एक आदमी और उसका दिमाग। ऐसे ही पाकिस्तान के काहुटा में जब परमाणु हथियार बन रहे थे, डोभाल भिखारी बनकर घूमे, नाई की दुकानों से बाल उठाए, 2 बार मौत से बचे और भारत तक वो जानकारी पहुंची जो किसी सैटेलाइट से भी नहीं मिलती। सोचकर देखिए, दुश्मन देश में कोई भारतीय भिखारी बनकर रहने लगे, नाई की दुकान से बाल उठाने लगे, वो तस्वीरें देश को पहुंचा दे जो कोई सैटेलाइट ना पहुंचा पाए। सिर्फ यही नहीं, अब आ जाइए 1988 में, जब खालिस्तानी आतंकवादी स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे थे। सोचिए, उस वक्त भी डोभाल को बुलाया गया। डोभाल साहब बाकायदा एक मुसलमान बनकर उर्दू बोलकर दाखिल हो गए, खालिस्तानियों के साथ दोस्ती कर ली, भरोसा जीत लिया और फिर सर्जिकल ऑपरेशन से पहले की सारी जानकारी भारत को दी थी। अब सोचिए, महज अपना दिमाग लगाकर इस आदमी ने कितने लोगों की जान बचा ली और किसी को पता तक नहीं चला कि आखिर पूरा प्लान लीक कैसे हुआ। अब बात करते हैं 1999 की। 1999 कंधार, जो कि एक हाईजैक प्लेन था जिसमें 180 भारतीय बंधक बनाए गए थे। उस वक्त भी डोभाल एयरपोर्ट पर खड़े होकर देशवासियों को बचाने के लिए सौदेबाजी कर रहे थे। मतलब ये आदमी कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। अच्छा, फिर बारी आई रिटायरमेंट की। होता है ना, रिटायरमेंट के बाद लोग आराम से अपनी जिंदगी बिताने की ख्वाहिश रखते हैं। ये आदमी रिटायरमेंट के बाद भी चैन से नहीं बैठा। अजीत डोभाल ने विवेकानंद फाउंडेशन बनाई और युवाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। इस संस्था से डोभाल ने प्रमुख तौर पर युवाओं को ही अपने साथ जोड़ा। फिर आया 2014 का दौर, जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली। मोदी ने सीधा डोभाल को फोन घुमाया और कहा कि डोभाल जी, अब आपको एनएसए की जिम्मेदारी संभालनी है, तैयार हो जाइए। एक बार फिर अजीत डोभाल काम पर लग गए। बेहद शांत स्वभाव के डोभाल आतंकवाद, पाकिस्तान के साथ साथ हर देश विरोधी ताकत से लड़ रहे हैं। चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन अपने दिमाग से अच्छे अच्छों को पटखनी दे रहे हैं।